नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। थोड़े दिन से क्लास बंद था और जाहिर सी बात है कि भाई बंद रहेगा तो तकलीफ़ होगी और एग्ज़ाम डेट सर पर है, तो उसके लिए मैं फिर से आपसे क्षमा याचना चाहता हूँ। देखिए, मैं जानबूझ करके कोई क्लास बंद नहीं करता हूँ। जब शरीर साथ नहीं देता है तो मजबूरन अचानक तबीयत ख़राब हो गई, तब ऐसी स्थिति में क्लास को बंद करना पड़ा। लेकिन अब फ़िलहाल आपको प्रतिदिन कंटिन्यू क्लास मिलेगा और एकदम नए अंदाज में धमाकेदार तरीके से। तो शुरू हो जाइए और तैयार हो जाइए। अगस्त में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको फोड़ देना है, हर हाल में एक सीट निकालना ही निकालना है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे संविधान के कुछ क्वेश्चंस जो मौलिक अधिकार से संबंधित हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपने देखा है जब भी एग्ज़ाम हुआ है बिहार पुलिस का, तो मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछता ही पूछता है। चाहे वो रीट से संबंधित पूछ दे, चाहे वो अनुच्छेद 19 ABC से पूछ दे, या फिर अनुच्छेद 20, 21, 22 या 30 या 32 अनुच्छेद पूछ दे। तो ऐसे तमाम प्रश्न जो होंगे उनको डिटेल में, जी हाँ डिटेल में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद मैं इतना तो आपको यकीन दिला सकता हूँ कि अगर इनसे प्रश्न आया मौलिक अधिकार से तो आप छोड़ने वाले नहीं हैं। बिल्कुल 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, इतने में आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्नों को लेकर, क्योंकि ऐसे तमाम संभावित प्रश्न को हमने इसमें ऐड किया है जो बन सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें शुरू से अंत तक। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता दूं कि मैं आपको जैसा कि पहले PDF देता था सारे क्लासों का, सारे वीडियोज़ का, अभी PDF दूंगा। PDF आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा। जो पुराने हैं उनको पता है, जो नए विद्यार्थी हैं उनको मैं आखिरी में बताऊंगा कहाँ से आपको PDF प्राप्त करना है, और निःशुल्क ही प्राप्त करना है, कोई चार्ज नहीं, ठीक ना। तो अब हम शुरू करते हैं क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? संविधान में जो अनुसूची है 12वीं, तो 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? क्वेश्चन को दो तरीकों से पूछा जा सकता है। कौन से तरीके होंगे दोनों पर मैं डिस्कस करूंगा। तो 12वीं अनुसूची में देखिए, शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन, जैसे ग्रामीण क्षेत्र की एक हमने पढ़ा था स्थानीय स्वशासन, जिसमें ग्राम पंचायत पढ़ा था आपने। तो अनुसूची 12 में जब आप पढ़ेंगे तो शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अब आपसे दूसरा रिवर्स प्रश्न कैसे पूछ सकता है कि शहरी क्षेत्रों के स्थानीय स्वशासन का संबंध या उल्लेख संविधान के किस अनुसूची से है? तो आप बताएंगे 12वीं अनुसूची। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके आपको सारे क्वेश्चन हम डाउट जो है या संभावना होती है कि इसमें गलत हो जाएगा समझ, तो सब कुछ हम क्लियर करा देंगे, बने रहिए। चलिए दूसरा सवाल, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? आपको पता है कि मूल संविधान में, अच्छा हाँ, यहाँ पर एक प्रश्न बन जाएगा तो उसको आप लोग कमेंट भी कर दीजिए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, 8, 10, 12 या 22। मैं 4 ऑप्शन दिया हूँ, 8, 10, 12, 22। और मैं यकीन या उम्मीद करता हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोग बताएंगे, और कुछ लोग 22 भी बताएंगे, कुछ 12, कुछ 8 और कुछ 10। अच्छा, जिनको आता होगा ईमानदारी पूर्वक उतना ही कमेंट करिएगा, है ना। गूगल से सर्च करके नहीं, झूठ नहीं करना है आपको। मेरे कमेंट करने से रिजल्ट नहीं होगा, वो आपको खुद आता रहेगा तभी होगा, इसलिए फर्जी मत करिएगा, जो आता है वही करिएगा। ओके, चलिए, तो यही दूसरा सवाल है, 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया? तो बताएंगे 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। किस संविधान संशोधन? 74वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा गया। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर चलते हैं। 12वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं? आपने जब 11वीं अनुसूची पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं, लेकिन पूछ दे कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 12वीं जो अनुसूची है इसमें 18 विषय हैं। जी हाँ, 12वीं में 18 और 11वीं में 29। ध्यान दीजिए। संविधान के 10वीं अनुसूची में उल्लेख है, तो संविधान का जो 10वीं अनुसूची है इसमें दल बदल का उल्लेख है। दल बदल विरोधी कानून के बारे में इसमें बताया गया है। आप अगर किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं, जीतने के बाद आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो आपके ऊपर दल बदल विरोधी कानून लागू होगा और आपकी जो सदस्यता है वह समाप्त हो जाएगी, है ना। इसके लिए कुछ नियम है, कितने सदस्य छोड़ के जा सकते हैं, तो ये वैध माना जाता है। तो इस पर भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही।
तो इसमें होगा 10वीं अनुसूची में दल बदल। चलिए 11वीं अनुसूची में कुल कितने सब्जेक्ट, अभी हमने आपको बताया कि जो 12वीं अनुसूची है ना, जो 12वीं अनुसूची है इसमें 18 विषय है। 11वीं अनुसूची में 18 में आप 11 ऐड करेंगे तो 29 आपको प्राप्त होगा। तो 12वीं अनुसूची में 18 विषय और 11वीं अनुसूची में 29 विषय, दोनों को याद रखना है आपको। 6 नंबर सवाल, देशी रियासतों में विलय करने हेतु किसे भारत में रियासत मंत्रालय नेतृत्व करने का अधिकार मिला था? देशी, अच्छा आपको पता है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी से पहले भारत में राज्य नहीं था, राजाओं का शासन था, प्रांतों में विभक्त था। और ऐसे प्रांत जो थे, बहुत सारे प्रांत थे और उनका जो प्रशासन था वह राजा थे, वहाँ के मतलब जो शासक थे वो राजा थे। तो भारत तो आज़ाद हो गया लेकिन ये प्रांत जो थे वह एक्टिव थे, राजा जो थे मौजूद थे। तो भाई अब राजा को कैसे आप छीन तो नहीं लेंगे, तो उनके लिए एक मंत्रालय बनाया गया, रियासत मंत्रालय, उनको भारत में मिलाने के लिए कि भाई आप राजा हैं, भारत में मिलिए। तो उसके ही पूछ रहा है कि उसके प्रमुख कौन थे, उसको किसका अधिकार मिला था, किनको मिला था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं इन्हीं को मिला था रियासती मंत्रालय का अधिकार। तो ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। 7 नंबर सवाल, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया? अंगीकृत पूछा जा रहा है। देखिए 2 तरह के सवाल बनेगा यहाँ। अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर 1949। आप जब प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो प्रस्तावना में आखिरी में यही लिखा गया कि इस तिथि को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं, ऐसा प्रस्तावना में जिक्र है। तो आपसे पूछ रहा है अंगीकृत कब किया गया, तो आप बता देंगे 26 नवंबर 1949। और अगर पूछे कि पूर्ण रूप से कब लागू हुआ भारतीय संविधान, तब आंसर बदल जाएगा 26 जनवरी 1950। ओके, 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ है? अंगीकृत हुआ है। इसमें कुछ ही अनुच्छेदों को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को, बाकी सारे बचे हुए अनुच्छेदों को लागू कर दिया गया है। तो इस बात का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। चलिए 8 नंबर सवाल। हाँ, मैं फिर से आप लोगों से कह दूं कि देखिए थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हो जाने की वजह से ही क्लास रुका था। जब तक सही तबीयत रहता है तो क्लास मैं देते रहता हूँ। आप लोग को पता है कि मैं कंटिन्यू रहता हूँ, 1 क्लास 2 क्लास देता हूँ, लेकिन अब तबीयत ख़राब हो गई और इसके बाद मैं यहाँ से घर चला गया। तो 2-3 वीडियो आपको मैं PDF के माध्यम से दिया, लेकिन आपको पता है कि घर जाने के बाद डिस्टर्ब रहता है आदमी, इधर उधर भाग दौड़। तो इस वजह से मैं फिर जब यहाँ आया तब आपको क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ। चलिए, प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय कब घोषित किया गया? पहले अच्छा, शुरुआत में तो प्रस्तावना को संविधान का भाग माना ही नहीं जा रहा था, तो उसी समय यह कन्फ्यूजन हो भी रहा था कि यह संविधान का भाग है या नहीं है, इसमें संशोधन होगा या नहीं होगा। तो यही प्रश्न है कि न्यायालय में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, यह निर्णय कब घोषित किया गया था? तो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, वर्ष 1957 में यह केस हुआ था। इसी में न्यायालय का फैसला था कि इसको न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, न्यायालय के द्वारा इसको छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, ऐसा बताया गया था। लेकिन बाद में चेंज हुआ है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। भारतीय संविधान में केंद्र तथा राज्यों के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन ऐसा है कि केंद्र तथा राज्यों के बीच है ना, जो शक्ति है उनका विभाजन है कि भाई केंद्र सरकार ये काम करेगी और राज्य सरकार ये काम करेगी, फला चीज़ पर जो कंट्रोल होगा वह केंद्र सरकार का होगा और फला चीज़ पर जो होगा वो राज्य सरकार का होगा। तो ये शक्तियों का विभाजन जो है यह किस देश के संविधान से ऐसा प्रावधान लिया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपने पढ़ा है कि समवर्ती सूची कहाँ से ले गए? तो ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची कुछ ऐसे चीज़ हैं जो केंद्र सूची में है, कुछ राज्य सूची में है और कुछ समवर्ती सूची में है, तो वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और ये जो इन दोनों को शक्तियों का विभाजन जो है पृथक हुआ है, शक्ति केंद्र और राज्य, ये दोनों भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ से ले गया है? आपको पता है कि जब मतभेद होता है किसी विधेयक पर या किसी मुद्दे पर, तो जैसे लोकसभा में कोई मामला गया है ना, कोई विधेयक गया, उसको उन्होंने कुछ नहीं किया, पारित नहीं किया,
या राज्यसभा में ज्ञान नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला करके और उस पर मामला निपटाया जाता है। तो यही पूछ रहा है कि संयुक्त अधिवेशन जो है यह प्रावधान भी कहाँ से लिया गया है, तो यह भी प्रावधान जो है यह ऑस्ट्रेलिया के ही संविधान से लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से 2-3-4 मुख्य चीज़ें हैं जो ध्यान दीजिएगा, लिया गया है उनके संविधान से, है ना। चलिए, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? देखिए, अभी आपने 12वीं अनुसूची को पढ़ा था, 74वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1993 में। अभी आप पढ़ रहे हैं कि 11वें को, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 से ही जोड़ा गया है, ये भी ध्यान दीजिएगा। भारत में भाषा के आधार पर स्वतंत्र गठन किस राज्य का हुआ था? भाषा के आधार पर पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। कौन सा? आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 को ऐसा गठन हुआ था। चलिए, भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपसे भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है या छीनी जा सकती है। क्या क्या कारण है देखते हैं। नागरिकता का परित्याग, आप अगर अपनी नागरिकता का परित्याग करते हैं, आप कहते हैं कि मुझे भारत का नागरिक नहीं बनना है, आप कहीं और की नागरिकता चाह रहे हैं, तो उस स्थिति में आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। दूसरा, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने से, हाँ अभी हमने चर्चा किया, आप स्वेच्छा से कहिए कि मैं नागरिक नहीं रहना चाहता हूँ या किसी दूसरे देश की नागरिक बनना चाहता हूँ, तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, यानी कि किसी देश की नागरिकता लेने पर भी समाप्त हो जाएगी। या सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर। अच्छा, एक ऐसा मामला आया है कि इतने वर्ष से इतने वर्ष तक रह रहे भारत में प्रवासियों की जो नागरिकता है पहले थी, अब नहीं रहेगी, तो सरकार चाहे तो आपकी नागरिकता छीन सकती है ना। या फिर आप अगर सीमा का विभाजन होता है, देश की सीमा का, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच सीमाओं का विभाजन जो था उसमें फिर संशोधन हुआ, तो यहाँ के कुछ गांव वहाँ गए, वहाँ के कुछ गांव यहाँ गए, तो वहाँ रहने वाले व्यक्तियों की जो नागरिकता है वह स्वतः यहाँ से वहाँ चली जाएगी। इस बात का भी ध्यान देना है। तो ये 4 प्रकार है, आपको देखना है। मौलिक अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिया गया है USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है और बहुत बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, जी हाँ, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है, जिक्र है। ऑस्ट्रेलिया से लिया, अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकार को ही कहा जाता है, यानी कि भाग 3 को ही कहा जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, भाग 3 को। 17 नंबर, वर्तमान में यानी मौजूदा समय में कुल मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? इसका मतलब है कि पहले या तो कम रहा होगा या तो ज़्यादा रहा होगा, वर्तमान में चेंज हो गया है ना। तो पहले जो मूल अधिकार थे, मौलिक अधिकार थे। अच्छा, बहुत लोग यहाँ कन्फ्यूज हो रहे हैं कि कभी मूल अधिकार बता दे रहे हैं, कभी मौलिक अधिकार बता दे रहे हैं। तो मूल अधिकार मौलिक अधिकार दोनों एक ही है, घबराना नहीं है। तो वर्तमान में 6 हैं, लेकिन जब संविधान लागू हुआ था उस वक्त, उस समय 7 मूल अधिकार थे। संपत्ति का अधिकार भी मूल अधिकार में ही आता था पहले। वर्तमान समय में यह मूल अधिकार न होकर के कानूनी अधिकार है। यह संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का, जी हाँ, संविधान के भाग 12 अनुच्छेद 300 का के तहत अब यह केवल एक कानूनी अधिकार है। ओके, चलिए, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। हाँ, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि इसे कब हटाया गया। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 से इसको हटा दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। सेना या विद्या संबंधी उपाधि के अलावा कोई उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। किस अनुच्छेद के तहत है? सेना और विद्या संबंधी उपाधि को छोड़ करके आप कोई उपाधि नहीं ले सकते हैं। राज्य कहने का मतलब ये नहीं कि बिहार, उत्तर प्रदेश। राज्य का मतलब अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। आप जब पढ़ेंगे, राज्य में केवल बिहार, उत्तर प्रदेश नहीं है। राज्य में वो सरकारी संस्था, वह भी राज्य के अंतर्गत ही आएगा।
सरकार के अधीन कार्य करने वाली कोई भी संस्थाएं, वो सारा जो है वह राज्य के अधीन ही आएगा। तो राज्य का मतलब ये कदापि नहीं है कि कोई राज्य, है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो जैसे कि आपको कोई उपाधि नहीं दिया जा सकता है, जैसे कोई पहले होता था कि इनको दे दीजिए मुगले आजम की उपाधि या राजा की उपाधि, है ना, शहीद आजम की उपाधि। अब ऐसी उपाधि आपको कोई नहीं दे सकता है, सेना और विद्या से छोड़ करके। विद्या में जैसे आप पीएचडी करते हैं तो आपको डॉक्टर है आपके नाम के आगे लगता है ना, जैसे सेना में लेफ्टिनेंट हो गया या फिर और भी बहुत सारे पद हैं तो ये चीज़ आगे लग जाता है ना। तो इनको छोड़ करके और कोई उपाधि नहीं दी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखना है। यह अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। यह प्रश्न था। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में है? 14 वर्ष से कम आपकी आयु है तो जोखिम भरे कार्य पर आपको नहीं रखा जा सकता है। यह संविधान के अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है। यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होता है 23 और 24 में, तो ध्यान दीजिएगा। जब आपको 14 वर्ष दिखाई दे तो 14 से आप 24 को रिलेट कर लीजिएगा कि 14 और 24 दोनों के लास्ट में 4 है। 14 वर्ष वाला 24 अनुच्छेद में है, आपको सदैव याद रहेगा, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, जैसे होता है ना कि आप किसी जुर्म को नहीं किए लेकिन तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है, यही पूछ रहा है सीधा सा। तो यह अनुच्छेद 22 में इसका प्रावधान है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण किस अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 32 के तहत कितने प्रकार की रीट शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय आपके मौलिक अधिकार हनन होने पर रीट जारी कर सकती है। 5 प्रकार की रीट। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रीट। कौन कौन? किसी को मत बताइएगा, मैं बता दे रहा हूं आपको। 5 प्रकार की रीट है, नाम सुन लीजिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला, परमादेश और तीसरा है प्रतिषेध लेख, चौथा है उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार परीक्षा लेख, है ना। ये 5 प्रकार का लेख है, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, परमाधिकार और प्रतिषेध लेख और एक बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलिए 22 नंबर, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो 44 अनुच्छेद में समान सिविल संहिता का उल्लेख है। ये मौलिक अधिकार से हटके क्वेश्चन था। संविधान में 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची, वही 10वीं अनुसूची जो दल बदल आप पढ़ रहे थे, तो वह 10वीं अनुसूची को 52 में संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया है, ध्यान दीजिएगा। संविधान में 11वीं अनुसूची का संबंध है, तो 11वीं अनुसूची हमने चर्चा किया है, पंचायत से संबंध है। 12वीं का आप शहरी स्थानीय स्वशासन जान ही गए हैं। विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? विधि के समक्ष समता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 में है, ध्यान देना है आपको। चलिए, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, देखिए हूबहू प्रश्न पूछ देता है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता अनुच्छेद 16, तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद आपको याद रखना है। देखिए अनुच्छेद से प्रश्न बनते हैं भाई, तो इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है ना, बिल्कुल ना। भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार किस अनुच्छेद के तहत मौजूद है? जैसे भारत सरकार आपको कोई पुरस्कार देती है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या और भी जो पुरस्कार हैं, तो वह अनुच्छेद 18 के तहत ही दिया जाता है। यह भी चीज़ ध्यान देना है। अब आप कहेंगे कि अभी तो बताए सर कि कोई उपाधि नहीं दिया जाएगा, अभी पद्म भूषण पद्म विभूषण बता रहे हैं कि दे देते हैं, तो नहीं, पद्म भूषण विभूषण यह जो है यह उपाधि नहीं है, यह पुरस्कार है, ध्यान देना है आपको। चलिए अगला, हाँ 18 के अनुच्छेद 18, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान, 5 हो गया ना। धर्म हो गया, नस्ल हो गया, जाति हो गया 3, लिंग और जन्म स्थान, ये 5 आधार हैं। 5 आधार याद रखिएगा। इनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, तो इनके आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह अनुच्छेद 15। अच्छा, अभी हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई थी, जाति के आधार पर जनगणना, है ना। तो माननीय उच्च न्यायालय ने, पटना उच्च न्यायालय ने इसको निरस्त कर दिया है, अवैध घोषित कर दिया गया है।
आधार क्या माना गया है, तो अनुच्छेद 15 को उसमें शामिल किया गया है कि एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान इनके आधार पर भेदभाव नहीं, तो यहाँ फिर जातिगत आरक्षण, जातिगत जनगणना, ये तो जाति के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं आप, है ना। तो ऐसे करके इस जो जनगणना हुई थी, जातिगत जो आरक्षण दिया गया था, इसको इनवैलिड कर दिया गया है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया खूबसूरत प्रश्न बन सकता है ये वाला, है ना, नोट करके रखिएगा। चलिए देखिए, वीडियो को जब आप पूरा देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको पता चलेगा, जो कि मैं पीडीएफ में नहीं इंक्लूड करता हूँ, नहीं दर्शाता हूँ। तो केवल इस फिराक में मत रहेगा कि पीडीएफ तो दे ही देते हैं, उससे काम हो जाएगा ना। पीडीएफ के अलावा मैं ऐसे आपको पॉइंट्स बताते रहता हूँ जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा, है ना। चलिए आगे, संपत्ति का अधिकार, इस पर हमने पहले ही चर्चा कर लिया है कि यह 300 का के तहत आता है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत कदम उठाती है? देखिए, दो प्रकार के यहाँ पर चीज़ें हैं। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट एक्शन लेती है, रिट जारी करती है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें, हाई कोर्ट की बात की जाए, तो यह अनुच्छेद 226 के तहत आपका जब मूल अधिकार हो या कानूनी अधिकार हो, दोनों पर यह कदम उठाती है। कहा जाता है कि इस मामले में, रीट जारी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा क्षेत्र विस्तार है हाई कोर्ट का, है ना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के ही विषय पर आपको रीट जारी कर सकती है। लेकिन हाई कोर्ट जो है वह मूल अधिकार के अलावा, जैसे कानूनी अधिकार हो गया, इस मामले पर भी रीट जारी कर सकती है। तो विस्तार ज़्यादा किसके पास क्षेत्र है? हाई कोर्ट के पास, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो 226 अनुच्छेद, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन हुआ है तो क्या वह बिना उच्च न्यायालय गए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। अगर आपके मूल अधिकार का हनन हुआ है तो आपको सर्वप्रथम यही लगेगा कि मुझे तो हाई कोर्ट जाना चाहिए, है ना। लेकिन यहां पूछ रहा है कि क्या बिना हाई कोर्ट गए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, यह प्रश्न है। तो जी हां, अनुच्छेद 32 में इस बात का जिक्र है कि आप बिना हाई कोर्ट गए वहां जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। चलिए, परमादेश रीट कब जारी किया जा सकता है? 5 प्रकार का रीट आपने अनुच्छेद 32 में पढ़ा, तो यही पूछ रहा है कि परमादेश रीट कब जारी किया जा सकता है। तो जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह करने में असमर्थ हो या ना कर रहा हो, तो परमादेश रीट जारी कर दिया जाता है। ठीक, ये चीज ध्यान दीजिए। चलिए, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 30 के तहत दिया गया है। अल्पसंख्यकों को विशेष रूप से इसमें जिक्र है। धार्मिक कार्यों हेतु धन अर्जित में किसी व्यक्ति को कर देने से, अच्छा आप धन रखे हैं कि मैं धार्मिक कार्यों में खर्च करूंगा, तो सरकार ये वादे नहीं कर सकती है कि आपको इस धन से का भी टैक्स देना पड़ेगा, नहीं। धार्मिक कार्यों के लिए अपने धन संजोए हैं तो आप टैक्स उस पर नहीं दे सकते हैं, वादे नहीं किया जाएगा। हाँ, आपको अगर इच्छा है कि हम दें टैक्स, हम तरक्की में देश की मदद करें, तो दीजिए, सरकार बाध्य नहीं करेगी आपको कि नहीं आपको देना ही है, ऐसा नहीं। तो यह अनुच्छेद 27 के अधीन है, अंतर्गत है। ध्यान, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? प्रबंध की स्वतंत्रता यहाँ पूछ रहा है। अभी 27 में आपने क्या पढ़ा? 27 में कर पढ़ा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध, कोई धार्मिक कार्य करना है उसका प्रबंधन करना है, तो यह अनुच्छेद 26 का सहारा ले लीजिएगा। निवारक निरोधों का प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में है? निवारक निरोध अभी चर्चा कर रहे थे, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही आता है। चलिए, 37 नंबर, अपराध करने के समय जो प्रावधान था सजा का, वही प्रावधान वर्तमान में आप पकड़ जाते हैं तब मिलेगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 20 में। इसको डिटेल में बताते हैं। जैसे आपने 2023 में कोई जुर्म किया, ठीक, अब आ गया है 2024 और कानून भी बदल गया है, सब नया नया। तो आप 2023 में कोई जुर्म किए हैं और पकड़े नहीं गए हैं, और 24 का 1 जुलाई के बाद आप पकड़े गए हैं, तो आप अगर कोई क्राइम किए हैं तो उसी के हिसाब से आपको सजा मिलेगी, पहले वाला,
जैसे पहले आपने कोई जुर्म किया, चोरी किया, तो उसमें जो प्रावधान था वही मिलेगी, ना कि नए कानून के तहत जो प्रावधान है वो। तो ये ध्यान देना, यह 20 अनुच्छेद में है। ये आपको एक तरह से कह लीजिए तो जो क्राइम किया है उसके लिए सहूलियत भी है, नहीं तो ज़्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि कुछ ऐसे कानून हैं जिसको और कठोर कर दिया गया है ना। तो अगर आप करते वो यह काम तो उनको ज़्यादा सज़ा मिल जाती। तो इस वजह से दोनों बातें हैं यहाँ पर। तो जो काम किया है आपने, जब किया है तभी के अनुसार आपको सज़ा मिलेगी। अनुच्छेद 20 में इसका जिक्र है। कोई भी व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? आप जब अनुच्छेद 19 पढ़ते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ऐसा है बताया हुआ। तो यह अनुच्छेद 19 के जी में है। सबसे आखिरी वाला जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें इसका जिक्र है कि व्यापार आप कर सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता 19 के सी में है। आप संघ बना सकते हैं। बोलने की, शांतिपूर्वक मीटिंग वगैरह करने की और संघ करने की। तो बोलने वाला जो है वो ए में है। अभी संघ की पूछ रहा है तो सी ध्यान दीजिएगा। 40 और आखिरी सवाल, कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी कर दी जाएगी या जा सकती है? तो अगर आप अपने अधिकार क्षेत्र से हट के कार्य कर दिए तो आपके खिलाफ अधिकार परीक्षा जो रिट है वह जारी कर दिया जाएगा। इसमें आपसे पूछा है कि किस अधिकार से आपने यह कार्य किया, जबकि आपके पास तो यह अधिकार ही नहीं था और आपने यह कार्य कर दिया। तो यह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो 5 रीट आपने पढ़े हैं उसी में अधिकार परीक्षा है 5वां नंबर का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो मज़ा आ ही गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा, क्योंकि आज का वीडियो जो है इसमें मैंने कुछ नया करने की कोशिश की है, आपको डिटेल में चीज़ें बताने की कोशिश की है। चूँकि देखिए एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन थोड़ा डीप में आता है ना तो पसीना छूटना शुरू हो जाता है। तो जब डिटेल में पढ़े रहेंगे ना तो पसीना नहीं छूटेगा, आनंद आएगा कि हाँ हमने सही जगह पढ़ा। आप लोग कमेंट करिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। और हाँ, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि PDF आपको कैसे प्राप्त करना है। नए लोग, पुराने लोग आप लोग जा सकते हैं। नए लोग जो हैं तो उनके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाएंगे। वहाँ आपको ज्वाइन करना है तो कर लें। ज्वाइन करने के बाद आपको PDF मिल जाएगा, जो प्रीवियस PDF है वो भी मिल जाएगा। तो PDF आप आसानी से ले करके, और देखिए PDF मैं इसलिए देता हूँ कि एग्ज़ाम जब नज़दीक आए तो आप वीडियो देखने मत लगिएगा। देखिए हमको व्यूज़ की आवश्यकता नहीं है, आप सफल हो जाएंगे वही हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। व्यूज़ तो मिल ही जाएगा लेकिन सफलता, अब आप देखिए ये 30 मिनट का वीडियो है। अब आप इसको आज देखें तो कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी लंबे समय तक, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो भूलेंगे आप। तो आप सोचेंगे मैं फिर से वीडियो देखता हूँ। तो देखिए वीडियो देखिएगा तो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम के जब डेट नज़दीक आ जाएंगे ना तो वीडियो कितना देखिएगा, बहुत समय लगेगा आपको। PDF आप 5 से 4-5 मिनट 3 मिनट में देख करके आप जो 40-50 प्रश्न है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। तो आपको बस रिवीजन करना है तो PDF यूज़ करिएगा। वैसे वीडियो देखिए फिर PDF आप एक बार यूज़ करिएगा जरूर। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार है। और हाँ, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने माफ़ कर दिया होगा जो बीच में कुछ दिन क्लास बंद रहा इसके लिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।